अब पटियाला पश्चिम बंगाल के राजभवन में बोलने की आजादी पर लगे प्रतिबंध का परीक्षण करेगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर और राज्यपाल ने यह फैसला किया है कि कर्मचारियों की बोली पर बैन लगा दिया जाए। आप कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है? बोलने की आजादी फंडामेंटल राइट होता है किसी का भी। बिल्कुल सही बात है आपकी। इसके लिए आपको पटियाला का शुक्रवार वाला पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम याद करना होगा। मैंने क्रिमिनल केस में गवर्नर को मिली आजादी का विरोध किया था। मुद्दा एक महिला के आरोप का था, जिसमें दावा यह किया गया था कि गवर्नर ने महिला का मॉलेस्टेशन किया है। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने किसी भी राज्य के गवर्नर को क्रिमिनल केस से आजादी होने पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के गवर्नर पर एक नए विवाद को जन्म देने का आरोप लग रहा है। गवर्नर के हैंडल से सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी चर्चा में है। इस चिट्ठी में लिखा क्या गया है? राजभवन का स्टाफ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी के सामने या फोन पर फिर किसी भी तरह से इस मामले में कोई बयान नहीं दे सकता। यह लिखा गया उस चिट्ठी में। और क्या लिखा है? स्टाफ से पुलिस के सवालों को इग्नोर करने के लिए कहा गया है कि पुलिस कोई सवाल पूछती है उसे इग्नोर कीजिए। राज्यपाल को क्रिमिनल मामले में संविधान से छूट मिली ही है, तो पुलिस को संवैधानिक तौर पर किसी भी तरह की जांच करने का अधिकार नहीं है। यह भी उसमें लिखा हुआ है। पुलिस जांच नहीं कर सकती और राजभवन के कर्मचारी जुबान नहीं खोल सकते। ये दावे कानूनी रूप से कितने सही हैं? पटियाला इनकी जांच करेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राज्यपाल की चिट्ठी के पीछे की वजह क्या है। शनिवार को कोलकाता पुलिस ने राजभवन में नौकरी कर रहे 6 लोगों को मॉलेस्टेशन केस में जो उनके पास शिकायत आई थी, उसी सिलसिले में बयान दर्ज करवाने के लिए कहा था। वहीं राजभवन के चीफ इंचार्ज को सीसीटीवी फुटेज जारी करने के लिए भी पुलिस ने कहा था। आरोपी महिला ने कोलकाता पुलिस में यह शिकायत दी थी, जिसे आधार बनाकर पुलिस ने यह जांच शुरू की। अब यहां पटियाला के कुछ सवाल हैं। राज्यपाल को क्रिमिनल केस में इम्यूनिटी है, लेकिन क्या उन्हें बोलने की आजादी रोकने का अधिकार है? अगर पुलिस एफआईआर और अरेस्ट से इम्यूनिटी है, तो क्या जांच भी संभव नहीं है? राजभवन कर्मचारियों की बोली पर बैन क्या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पटियाला ने संविधान की जानकारी रखने वाले पीडीटी आचार्य से बात की। आप भी सुनिए उन्होंने हमें क्या समझाया, आप भी समझिए। अब जहाँ तक राज्यपाल के जो ऑर्डर का सवाल है कि राजभवन के किसी भी कोई भी एम्प्लॉई किसी से बात ना करे, देखो इसमें यह है कि एक क्रिमिनल केस, एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है और उसका रिपोर्ट हुआ है, एफआईआर शायद उन्होंने दाखिल किया है। देखिए ऐसा है कि ये इम्यूनिटी तो सिर्फ गवर्नर को मिली हुई है, बाकी वहाँ के लोगों को नहीं मिली हुई है। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते राज्यपाल इस तरह से, क्योंकि बाकी किसी को भी ये इम्यूनिटी मिली नहीं हुई है। पुलिस अगर किसी को क्वेश्चन करना चाहे उस बेसिस पर, एफआईआर के बेसिस पर किसी से क्वेश्चन करना चाहे तो पुलिस अंडर द लॉ कर सकता है, तो उनको रोका नहीं जा सकता। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। असल में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है ये इम्यूनिटी का जो प्रोविज़न है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका दायरा क्या है? क्योंकि उसमें एक सवाल ये आता है, मान लो एक गवर्नर एक ऑफेंस करता है, सारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठप हो जाता है वहाँ पर। ये होता है, हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या ये चाहते थे कि कोई भी सारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वहीं ख़त्म हो जाए जब तक ये गवर्नर है? ये है, तो ये तो क्लैरिफाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट। अब पटियाला 12वीं पास स्टूडेंट के जीवन में एग्जाम के एक्सीडेंट का परीक्षण करेगा। आज देश के हर दूसरे घर में एक ऐसा बच्चा है जिसे इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन करनी है। अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता है और अपने देश में ही रहना चाहता है, तो उसे ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए कुछ टेस्ट देने होंगे। इसमें सबसे बड़ा टेस्ट होता है CUET, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में एडमिशन का टिकट इसी एग्जाम से मिलता है। देश के 15 मई से लेकर 24 मई तक CUET के एग्जाम होने हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के।
ये एग्जाम देश में 380 सेंटर और विदेश में 26 सेंटर्स पर ऑनलाइन होता है। इस साल CUET के लिए 13,48,000 कैंडिडेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन 18 मई स्टूडेंट्स की टेंशन का सबब बन गई है, क्योंकि इसी दिन देश में दूसरे एग्जाम्स भी होने हैं जो CUET से क्लैश कर रहे हैं। 18 मई को ही IIM रोहतक का और IP MET का ये एग्जाम भी होना है। ये दो 18 मई को ही रखे गए हैं। 18 मई को ही महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी MHCET भी होना है। MHCET के लिए 7,25,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रखा है। एग्जाम के लिए महाराष्ट्र में 39 सेंटर भी बनाए गए हैं। CUET ग्रेजुएशन के वोकेशनल कोर्सेज जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स की पढ़ाई के लिए होता है। वहीं IP MET का एग्जाम IIM रोहतक के लिए होता है। BBA और LLB कोर्स के लिए यही एग्जाम होता है। MHCET भी 5 साल के LLB प्रोग्राम के लिए कंडक्ट किया जाता है। महाराष्ट्र का है ये। MHCET देने के लिए तो महाराष्ट्र में ही, और दूसरी बात CUET और IIM रोहतक में BBA, LLB इन कोर्सेज के लिए एग्जाम सेंटर्स दिल्ली और NCR में भी बनाए गए हैं। यानी महाराष्ट्र में एक स्टेट में है, जबकि जो बाकी के हैं इनके NCR और दिल्ली में भी बने हुए हैं। ऐसे में अगर किसी छात्र के उसको तीनों टेस्ट देने, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे नहीं कर पाएगा, फिर एक ही टेस्ट दे पाएगा, बाकी के दो छूट जाएंगे। अगर वो केवल IP MET और CUET ही दे रहा है और सेंटर दूर दूर हैं, तब भी वो इसके लिए दोनों एग्जाम नहीं दे पाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हर एग्जाम की फीस हजारों में है। तीनों टेस्ट की फीस अगर हम मिला लें तो 10,000 के आसपास बैठती है। ये भी बर्डन होता है एक आर्थिक तौर पर कि आपने फीस दे दी, लेकिन आप एग्जाम सारे नहीं दे पा रहे। अब सोचिए कि गलती किसकी है? क्या इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि एक ही दिन कई एग्जाम एक साथ ना हो? सबको पता है कि मौके कम हैं और कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं, सफलता का अनुपात भी कम है। ऐसे में एग्जाम का एक्सीडेंट ना हो, ये देखना बहुत जरूरी होता है। आपको यह भी याद होगा कि चुनाव की तारीखों के चलते CUET की परीक्षाएं आगे भी खिसकाई गई थी। तो क्या अब 18 मई को होने वाले एग्जाम अलग अलग तारीख में नहीं रखे जा सकते थे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।